दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी मन दुश्मन। सुबह का मतलब हमेशा ललचौहे सूरज का चिड़ियों की चहचहाहट पर मटकना नहीं होता। कड़क अखबार की स्याही का अदरक वाली चाय में झिलमिलाना भी नहीं होता। रेडियो से आते राग भैरव की लहरियों में किसी मिस्री सी आवाज में कहे गए गुड मॉर्निंग का घुलना भी नहीं होता। मेरे जैसे 20 साल से शादीशुदा आदमी के लिए सुबह का मतलब बिल्कुल घरेलू है। आज भी वाणी 2 बार मेरे ऊपर से चादर खींचते हुए झल्ला चुकी थी। उठ भी जाओ, अब तीसरी बार मैं चाय नहीं बनाने वाली। हाँ, बीच बीच में हमारी बेटी मिष्टी की पिनपिनाहट भी आ रही थी। मम्मी, वो प्रोजेक्ट फाइल नहीं मिल रही, कहीं ढूंढ दो ना प्लीज। लेटे लेटे मुझे थोड़ी कोफ्त हो रही थी कि एक 12 साल के बच्चे को अपना सामान ठीक से रखना आना ही चाहिए ना। हालांकि इस बात को मैं जानबूझ के नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि कुछ देर बाद मैं भी वाणी से शायद कोई फाइल या अपना एक मोजा खोजने की गुजारिश कर रहा हूँगा। तभी कुछ जलने की गंध आई तो मैं उठकर तेजी से किचन में पहुंचा और गैस बंद कर दी। वाणी भी भागती हुई आई और सब्जी को ठीक ठाक देखकर राहत की सांस ली। भागदौड़ की वजह से उसका चेहरा गुलाबी हो आया था और क्लचर से निकलकर कुछ बाल उसके गालों पर झूल आए थे। मैंने एक हाथ से उसके गालों को सहलाते हुए लटों को कान के पीछे उड़सा और दूसरे हाथ से मिष्टी का टिफिन खोलकर उसमें पराठे रख दिए। उसमें सब्जी रखते हुए वाणी ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा तो मैंने भी उसकी पीठ को अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए चाय का पानी चढ़ा दिया। ये हमारा रोज का आई लव यू और आई लव यू टू था। अरे मेरी बस निकल जाएगी। मिष्टी की चिल्लाहट पर हमारी आतंकित निगाहें घड़ी पर गईं, फिर मिष्टी पर। जल्दी से अपने बैग में वो फाइल, टिफिन और बॉटल रखकर तेजी से अपनी गली के मोड़ की तरफ भागी, लेकिन दूर से ही पीले रंग की बस आगे जाती दिखाई दे गई। उसका चेहरा लटक गया। मैंने गहरी सांस ली। कोई नहीं, चल पहाड़ी के शॉर्टकट वाले रास्ते से चलेंगे, लास्ट स्टॉप पे बस पकड़ लेंगे। मिष्टी ने सर हिलाया और हम उस तरफ बढ़ गए। कुछ दूर चलकर वो हाँफते हुए बोली, पापा, वो सौम्या दीदी की म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर लूँ ना? इस जिद पर मुझे झुंझलाहट भी हुई, हंसी भी आई। कई दिनों से वो इस ट्यूशन के पीछे पड़ी हुई थी। देखते हैं, कहकर मैंने टाला और आखिरकार बस में उसे चढ़ाकर चैन की सांस ली। वापस लौटने को हुआ कि तभी सामने के दृश्य को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। किनारे वाली पगडंडी से ढलान पर तेजी से साइकिल चलाती एक लड़की सीधे मेरी तरफ आ रही थी। उसकी डगमगाहट देखकर साफ था कि साइकिल उसके काबू के बाहर थी। बचने के लिए मैं दाएं मुड़ा, बाएं घूमा, लेकिन तीर की तरह वो लड़की, मैं साइकिल मुझसे आ टकराई और हम तीनों धराशायी हो गए। साइकिल, वो लड़की और मैं। साउथ बेंगलोर का इलाका वाकई काफी ऊंचा नीचा था। सड़कें यहाँ सरसराते हुए ऊपर चढ़ती और फरफराते हुए नीचे उतर आया करती। पर इसका मतलब ये नहीं था कि कोई नौसिखिया बेवकूफ लड़की अपनी साइकिल मुझ पर चढ़ा दे। पता नहीं कौन कौन सी हड्डी पसली चटखा दी होगी। मैंने गहरी सांस ली और अपने पैरों के ऊपर से पहिए और सीने के ऊपर से उस लड़की के सिर के हट जाने का इंतजार किया। फिर एक बार की गुस्से से फट पड़ा, क्या तुम लोग एकदम गैर जिम्मेदार बच्चे। इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि जिसकी नाजुक हथेलियों ने मेरे हाथों को जकड़ा हुआ था वो कोई बच्ची नहीं थी। शायद 20-25 साल की एक युवती थी जिसके लंबे तराशे हुए नाखून इस वक्त मेरे हाथों में गड़ रहे थे। जिसके कंधे तक लहराते बालों में झलकती लाल रंग की हाइलाइट्स को देखकर लग रहा था जैसे उसके माथे पर लगे बैंडाना में कुछ किरणें फंस के रह गई हों। उसका हल्का सा परफ्यूम आसमान के फूलों का भीनापन समेटे मुझ पर छा रहा था। टी शर्ट और साइकिलिंग शॉर्ट्स उस पर बहुत फब रहे थे। इधर मेरी सांसें कुछ अटकने लगीं और उधर उसने बेफिक्री से कपड़े झाड़े और मुस्कुरा दी। हाय, मैं आयशा। कुछ पल मुझको कोई जवाब ही नहीं सूझा। फिर उसकी लंबी घुमावदार पलकों के ऊपर सजी कमानीदार भवें सवाल पूछने के अंदाज में कुछ यूं ऊपर उठी कि हड़बड़ाते हुए मैं कह उठा, हाय आयशा, मैं आई एम अखिल। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी एक टक उसके चेहरे को देखे जा रहा था। जल्दी से नजर हटा के मैंने उसकी साइकिल पे नजर डाली और देखा कि उसका पहिया कुछ लचक गया था।
उसका हैंडल थामते हुए मैंने कहा, इसे तो रिपेयर कराना पड़ेगा। चलो आगे कहीं मैकेनिक होगा, मैं लिए चलता हूँ। उसने झुककर अपने जूतों के फीते कसे और सीधे होते हुए बोली, ना ना डोंट वरी अखिल, मैं ठीक करा लूँगी। फिर नटखटपन से नाक से कोड़ते हुए वो मुस्कुराई। वैसे भी इस बार सबसे कम डैमेज हुआ इसे, थैंक्स टू यू। ऑलराइट सी यू। वो कॉन्फिडेंस से साइकिल खींचती हुई आगे बढ़ गई और उसके सी यू की संभावना की डोर थामे मैं वापस चल दिया। जाने क्यों कुछ कुछ बदला सा लग रहा था। चलते हुए मेरे पैर किसी पुरानी धुन पर थिरकने लगे थे और वो घिसा पिटा रास्ता अचानक बड़ा दिलकश लग रहा था। घर आकर मैं सीधे वाणी के पास पहुंचा। पता आज एक बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। मिष्टी को छोड़ के जब मैं, तभी कुकर की सीटी बज उठी। बस 2 मिनट कहकर वो जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने लगी। उसके ये 2 मिनट जब 20 मिनट से ज़्यादा खींचने लगे तो मैं उसके पास से हटकर ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। जाते वक्त मुझे बीपी की दवा और ग्लास थमाते हुए उसने पूछा, हाँ तो तुम क्या बता रहे थे उस टाइम? मैंने उसको देखा। इन 20 सालों में हर छोटी बड़ी बात बताई थी उसे मैंने, लेकिन पहली बार मैं पशोपेश में था कि आयशा की बात बताऊं या ना बताऊं। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। कभी कभी कोई बात बस तभी तक रोमांचित करती है जब तक वो रहस्य रहती है। वैसे भी वाणी को क्या क्या बता पाता मैं, ये कैसे कहता कि अनायास हुई वो मुलाकात किस कदर मुझे तरोताजा कर गई थी, कि आयशा ने जिस तरह दोनों होठों को थोड़ा खोल कर जीभ घुमाते हुए गहरी आवाज में कहा था, अखिल, तो अपना नाम ही पहचान में नहीं आया था। 50 के नजदीक पहुंचता मैं अपने लिए अखिल जी, भैया, जीजा जी, अंकल यही सब सुनने का आदी हो चुका था। लेकिन आज कितनी सहजता से आयशा ने मेरा नाम लिया था, बिल्कुल किसी हमउम्र दोस्त की तरह। मुस्कुराते हुए मैंने सर हिलाया और आईने के सामने खड़ा हो गया। लेकिन बालों में झांकती सफेदी दिखी तो मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई। फिर अलमारी में करीने से रखी कपड़ों की गड्डी को उथल पुथल करते हुए मेरी त्योरियां ही चढ़ गईं। उन भूरे, प्याजी, क्रीम के सारे फीके शेड्स देखते हुए मैं बुनबुनाने लगा, ओफो, एक भी कायदे का कपड़ा नहीं है यार। वाणी, जरा कोई ढंग की शर्ट निकाल दो ना यार। मेरी आवाज तल्ख हो गई थी। पल्लू से हाथ पहुंचते हुए वाणी ने कहीं अंदर से एक नीली शर्ट निकाली और मुझे थमाते हुए बोली, आज कोई मीटिंग वगैरह है क्या, या ऑफिशियल लंच? चलो मैचिंग कफलिंग्स और टाई भी निकाल देती हूँ। उसके उलझे हुए बालों में थोड़ा आटा लगा हुआ था, साड़ी भी मुजली हुई थी। सुबह मुंह अंधेरे से दौड़ भाग करती वो इस वक्त तक काफी थक चुकी थी। ऊपर से मैंने भी उस पर अपनी खींच उतार दी थी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे बुरा लगने लगा। सच में किस कदर झक्की था मैं जो झल्ला पड़ा। उसका क्या कसूर था? बाल डाई करने से मैं ही तो कतराता था, और ये मेरे सारे कपड़े अभी तक मेरी पसंद के ही तो थे। आज हुई एक मामूली सी मुलाकात के भी जाने क्या क्या मायने निकालने लग पड़ा था मैं। माफी मांगने के अंदाज में मैंने उसके गाल थपथपाए। अच्छा सुनो, आज पिक्चर देखने चलें क्या? कुछ शॉपिंग करेंगे, खाना भी बाहर खा लेंगे, ठीक है? वो मुस्कुरा दी तो लगा अब सब ठीक हो गया है। लेकिन अगर सब वाकई ठीक था तो फिर क्यों पूरे दिन मेरा दिमाग उलझा सा रहा था? क्यों बार बार जहन के पीछे ढकेलने पर भी आयशा का चेहरा सामने आया जा रहा था? क्यों अपनी कलाई की खरोंचों पर ध्यान जा रहा था? क्यों उस दिलकश आवाज में कहा अखिल मेरे कानों में बेसाख्ता गूंजता रहा था? इसके बावजूद शाम को मूवी देखने के बाद खा पी के घर लौटते वक्त तक मेरे दिलो दिमाग काफी हद तक काबू में आ चुके थे। वाणी और मिष्टी को शॉपिंग कराते वक्त अपने लिए जो ब्लैक टी शर्ट खरीद ली थी उस पे हंसी भी आ रही थी। दिमाग कह रहा था उस डगर मत जाना, लेकिन दिल सवाल कर रहा था कि क्या आयशा पर भी मुझसे टकराने का कोई असर हुआ होगा? क्या कल वो आएगी? रातें कितनी लंबी हुआ करती हैं ये कल रात मुझे पता चला।
वाणी जब उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि मैं नहा धोकर शेव वेव करके तैयार भी हो चुका था। उसकी खोजी निगाहों से बचने को मैंने अखबार के पीछे गर्दन घुसा ली और बुदबुदाया, वो नींद नहीं आ रही थी। वैसे भी तुम्हारी बिटिया की बस तो छूट ही जानी है, तो मैंने सोचा पहले से तैयार हो जाऊं। कुछ मंगवाना हो तो बता देना। इस तरह उस पर एहसान लादने के बाद मैंने झांका तो वो मुस्कुरा रही थी। फिर उसने पास आकर मेरे बालों में उंगलियां घुमाते हुए शरारत से कहा, ये नई टी शर्ट अच्छी लग रही है तुम पे, डियो भी बढ़िया है। उसकी गहरी आंखों में झांकते हुए मैं कुछ रूमानी बात कहता कि मिष्टी बीच में कूद पड़ी। यू लुकिंग डिफरेंट पापा, कूल। अच्छा मम्मी टिफिन तो दो जल्दी से। पल्ला कमर में खोंचते हुए वाणी तेजी से किचन की ओर दौड़ पड़ी और मिष्टी बैग उठाए मेरे सामने आके खड़ी हो गई। पापा वो सौम्या दीदी की म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करनी है मुझको, प्लीज। मैं कुछ कहता इससे पहले वाणी भी आ गई। हाँ मैंने भी बड़ी तारीफ सुनी उसकी, बगल वाली गली में तो रहती है। मैंने घड़ी की तरफ देखा। आज मिष्टी की बस से ज्यादा मुझको आयशा का ख्याल था। अच्छा ठीक है, अगर इसकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो ठीक है, अब चलें। कुछ देर बाद एक बार फिर आयशा उसी पगडंडी से नीचे उतरती चली आ रही थी। आज उसके पास साइकिल नहीं थी। जॉगिंग करते हुए वो मेरे बगल में रुकी। कम लेट्स कंटिन्यू टुगेदर। उसने हल्के से मेरी कोहनी को छुआ और फिर से दौड़ने लगी। किधर, कहाँ, क्यों? जैसे सवाल मेरे होठों पे आए फिर मेरी धौंकनी सी चलती सांसों की आवाज में डूब गए। जब तक हम पास में एक ढाबे के पास पड़ी बेंच पे जाके बैठे मैं बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे की गुलाबी चमक मुझे बातें करने को मजबूर करने लगी। मैंने महसूस किया कि मुद्दतों बाद मैं इस कदर बेवकूफाना हो रहा था और आयशा की ऐसी ही बचकानी बातों पर ठहाके भी लगा रहा था। वक्त के साथ जो संजीदगी मेरे ऊपर जम गई थी, आयशा की मुस्कुराहट उसे पिघलाती जा रही थी। जिम्मेदारियों के तले जो अखिल कहीं खो कर रह गया था, शायद आयशा उसे आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल रही थी। जब मैं वापस लौटा तो वाणी चिंता में खड़ी थी। क्या हुआ, इतनी देर कैसे हो गई? फोन भी लेके नहीं गए तुम? वो कहती चली गई तो मैंने उसे टोकते हुए कहा, अरे वो बस खराब हो गई थी ना, सो लेट आई बस। वाणी संतुष्ट हो गई, लेकिन मैं उससे नजरें नहीं मिला पाया। अंदर कुछ दरक रहा था। ये किस मोड़ मुड़ रही थी जिंदगी? पहली बार मैंने उससे झूठ बोला था। Forbidden fruits are the sweetest, यानी वो काम जिन्हें करने की मनाही हो उनको करने में ज्यादा आनंद आता है। आने वाले दिनों में आयशा से मिलते वक्त मैं कुछ इसी तरह की बातें सोचा करता था। मैं दिनों दिन नए बहाने गढ़ने में माहिर होता जा रहा था। आज वो राजन मिल गया था लौटते टाइम, या अरे इस बहाने थोड़ा टहल आता हूँ यार, या अरे भाई अपनी बिटिया के साथ कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, उसकी मम्मी क्यों परेशान हो रही है। इसी तरह कुछ न कुछ कह देता। फिर अपने मन को समझाता कि मैं वाणी को कोई धोखा थोड़े दे रहा हूं, आयशा के साथ कोई कमिटमेंट थोड़े है। वो तो बस कुछ अच्छा वक्त गुजारना, खुद को यंग, आजाद ख्याल और तरोताजा महसूस करना था बस। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा भी लगता था कि मेरे इस बदलाव को वाणी समझ रही थी। वैसे वो मुझसे कुछ पूछती नहीं थी, लेकिन उसका अनकहा मुझे उलझन में डालने लगा था। उसकी खामोश निगाहें मेरे हर झूठ के आर पार देखती महसूस होती। उसका निश्चल भरोसा मुझे कश्मकश में डाल देता। वाणी की आंखों में बढ़ती हुई उदासी मेरे कदम रोकने लगी थी। एक शाम जब मिष्टी अपनी सौम्या दीदी की क्लासेस में गई हुई थी और अरसे बाद वाणी किसी काम में व्यस्त नहीं दिख रही थी बल्कि बालकनी में खामोश खड़ी थी, तो मैं भी चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। बादलों से बिना नजर हटाए वो पीछे होकर मुझसे टिक गई। उसके सर पर अपनी ठोड़ी टिकाकर मैंने एक गहरी सांस भरी। काश लाइफ से रोमांस इतनी जल्दी खत्म ना हुआ करता। तुम्हें याद है ना 20 साल पहले के वो दिन? मैंने कहा तो वाणी घूमकर सीधी खड़ी होते हुए बुदबुदाई, और क्या क्या याद है तुम्हें? उसकी बात से मुझे हल्का झटका सा लगा। अचानक जैसे बहुत कुछ याद आने लगा। मेरी यादों में लाल साड़ी में लिपटी, शर्माई, सकुचाई वाणी आकर खड़ी हो गई। वो वाणी जिसने मुझे प्यार का अर्थ सिखाया था। वो वाणी भी याद आ गई जिसने मेरे बीमार अम्मा बाबूजी की देखभाल के चलते अपनी नौकरी छोड़ दी थी, जिसने 2 मिसकैरेजेस की पीड़ा से गुजरते हुए भी मुझे ही हौसला बंधाया था, जिसने मिष्टी को और मेरे अंदर कहीं बचे हुए बचपन को भी संभाला था। उम्र के साथ प्रेम अगर गाढ़ा हुआ करता है तो फिर
उसमें बेवफाई के बुलबुले क्यों उठा करते हैं? किस रूमानियत की खोज भटका जाती है हमको? मैंने उसकी हथेलियों को थामा तो चौंक गया। उसके हाथ बर्फ से ठंडे हो रहे थे। मैंने उन्हें अपने गालों पर रख लिया। थोड़ा खुरदुरापन था उस छुअन में। हमेशा की तरह उसकी पतली कलाइयों से चूड़ियां नीचे सरक आई थीं। नाखून बिल्कुल छोटे थे जिन पर नेल पॉलिश के चंद कतरे बाकी थे। उसके खूबसूरत चेहरे पर हमारी चिंता से उभर आई चंद शिकन थी और होठों के इर्द गिर्द बिखरी बारीक लकीरों में उसकी खनखनाती हंसी समाई थी। बस इसके अलावा कुछ भी तो नहीं बदला था। वो आज भी वही वाणी थी जिससे मुझे पहली और आखिरी बार इश्क हुआ था। लेकिन फिर आयशा मेरे लिए क्या थी? मेरी जिंदगी जो कभी सुस्त रफ्तार से बहा करती थी, इस वक्त मुझे झकझोर कर आईना दिखा रही थी और मेरा अक्स मुझे शर्मिंदगी से भरे जा रहा था। वो मासूम लड़की आयशा शायद दुनिया के तौर तरीके नहीं समझती होगी, लेकिन मैं तो समझदार था। फिर भी इतना स्वार्थी बन गया था कि थोड़ी देर के सुख की खातिर अपने घर परिवार को ही दांव पे लगा रहा था। एक नएपन के सुरूर में, एक एडवेंचर की तलाश में, अपनी जवानी के पलों को दोबारा जीने के लालच में मैं अपनों से दूर जाने को तैयार हो गया था। अपना सर हाथों में थामे मैं सोचता चला गया। आने वाले कुछ दिन फिर चहलकदमियों में बीते और रातें करवटें बदलने में। आखिरकार मैंने फैसला ले ही लिया। आयशा का नाम मेरे दिल में और हलचल मचा सके, इससे पहले ही मैंने जिंदगी के उस अध्याय को बंद कर दिया। कुछ ही वक्त बाद मेरी जिंदगी में पहले जैसा सुकून था। सब कुछ पुराने ढर्रे पर आ गया था। अब मैं हर सुबह वाणी और मिष्टी की नोकझोंक सुनता और चादर सर तक ताने लेटा रहता। क्लास 7 की इतनी स्मार्ट लड़की भला अपनी स्कूल बस कैसे मिस कर सकती है, हैं? बताओ। मैं वाणी से कहता तो मिष्टी जल्दी से अकेले ही बस स्टॉप को निकल लेती। फिर मैं वाणी के साथ चाय पीते हुए उसके आंचल से मुंह पोंछता जाता, जिससे मसालों की हल्की खुशबू आया करती। उसके मंगाए सामान की लिस्ट बनाता, खाली हुए डिब्बे डिब्बियां भरता और वाणी की आंखों की दिनों दिन बढ़ती हुई चमक देखता। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और आयशा नाम की कसक अब धुंधली होते होते तकरीबन मिटती चली जा रही थी। एक शाम मैं घर लौट रहा था। हाथ में किराने का सामान था और कदमों में तेजी, इसीलिए एक बारगी उस आवाज़ को नहीं सुन पाया जो बगल वाली गली से आई थी। जब दोबारा सुनाई दिया, हेलो अखिल, तो चौंक के मैंने उस आवाज़ की तरफ देखा। ढलते सूरज की सारी रोशनी खुद में समेटे एक अजनबी लड़की मेरी तरफ बढ़ी आ रही थी। उसकी लंबी स्कर्ट हवा में फड़फड़ा रही थी और सुनहरे बाल संभलने में नहीं आ रहे थे। आप अखिल हैं ना? उसकी जलतरंग सी आवाज गूंजी तो मैंने अपना ध्यान उसके कंधों को छूकर हिलती बालियों से हटाकर कहा, हाँ, पर तुम आप? तो उसने तपाक से कहा, मैं सौम्या हूँ, म्यूजिक सिखाती हूँ। मिष्टी ने दिखाई थी आपकी और वाणी की तस्वीरें अपने फ़ोन पर। अरे वही हॉलीडेज ट्रिप वाली। तभी मैंने आपको पहचान लिया। हालांकि लगता नहीं आप मिष्टी के पापा हैं। वो कहती जा रही थी और मैं बस सुनता चला जा रहा था। क्या वाकई किसी की आवाज़ में इतना संगीत हो सकता है? अचानक मुझे वो गिटार याद आ गया जिसे कॉलेज के वक्त मैं टुनटुनाया करता था। मेरे हाथों से पैकेट कब सरक कर ज़मीन पर टिक गए मुझे पता ही नहीं चला। नहीं ये पता चला कि कब मेरी अकड़ी हुई उंगलियां एक बार फिर जैसे किन्हीं अदृश्य तारों पर थिरकने लगी थीं। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।